श्रीजी स्कूल के 9th क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, हम पाठ पढ़ रहे थे पद्यखंड का 14वां लेसन चंद्रघना से लौटती बेर। पिछले पदों में हमने पढ़ा था कैसे कवि केदारनाथ अग्रवाल चंद्रघना जो गांव होता है वहाँ से लौटते हुए आते हैं और वो रास्ते में क्या क्या देखते हैं। खेत के किनारे बैठते हैं मेड़ की पाली पर और वहाँ पर वह चने को, अलसी को, पोखर को और देखते हैं, उनके मानवीकरण करते हैं, उनका मानवीय रूप पहनाते हैं, उनको मानव के रूप में देखते हैं कि कैसे प्रकृति पूरा स्वयंवर कर रही है और उस स्वयंवर में कैसे चना मोटड़ा बांध के, साफा बांध के दूल्हा बना हुआ है और अलसी हटीली उसकी दुल्हन और सरसों जो है वो भी एक नायिका की तरह पीले हाथ किए हुए दुल्हन की तरह स्वयंवर में हिस्सा ले रही है और वह भी स्वयंवर का एक हिस्सा है, वह भी युवावस्था को प्राप्त हो गई और वर को चुनने के लिए तैयार है। और इसके पदों को हमने अच्छे से समझा था और उसके पदों के अर्थ भी आपने कर लिए होंगे। यहाँ तक भी हमने पढ़ लिया था। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से, इस पूरे विजन में, इस पूरे निर्जन स्थान में व्यापारिक नगर जो व्यापार करने वाला नगर होता है, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि नगर को एक बिजनेस पॉइंट मानते हैं जो स्वार्थ से भरा होता है, जहाँ पे लेन देन की भाषा होती है, और गाँवों को प्रेम की भूमि मानते हैं क्योंकि वहाँ पर किसान बीज पैदा करता है, धन धान्य पैदा करता है और प्रेम से जीता है, वो निस्वार्थ भाव से जीता है। इसलिए गांव को प्रेम की भूमिका है और नगर को व्यापारिक भूमिका है। पैरों के तले है पोखर, और उसी खेत के पैरों के नीचे, पैरों के तले यानी नीचे की ओर ये पोखर है, ये तालाब है। और तालाब में क्या क्या हो रहा है देख लो। ये ऊपर जो आसमान है एकदम से दिख रहा है, पेड़ पौधे एकदम से नीला पानी है, ये बतख है, ये यहाँ पर पूरा प्राकृतिक वातावरण है। ये हमने उठ रही इसमें लहरियाँ उठ रही हैं, जैसे स्वयंवर में बैठे हुए लोगों के प्रेम की लहरियाँ उठती, उसी तरह इस पोखर को भी प्रकृति के वातावरण में ये भी प्रेम से भरा हुआ है। नील तल में उगी है घास पूरी, उठ रही लहरियाँ, और नीले तल में शुद्ध हृदय में, नीला तल यानी जो पानी का जो इतना शुद्धिकरण है वहाँ पर, प्राकृतिक रूप से इतना शुद्ध है जैसे हमारा दिल निर्मल है। तो इस स्वयंवर में प्रकृति में मतलब दूल्हा दुल्हन और सभी प्रकृति के आए हुए लोगों का दिल साफ है, कहने का मतलब ये है। और इस तरह से इस भावों को समझाया है कि जैसे ये प्रकृति के पोखर का भी एकदम से पानी निर्मल है और उसके नीचे जो क्या है, गहरे में क्या है, नीली घास है, वो भी दिख रही है। यानी सब लोगों के दिल में भी सफाई है और सब प्रेम से भरे हुए हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब इसके आगे का जो पद है वो हम और समझते हैं। चंद्रघना से लौटती बेर, ये आगे का पद है। एक चांदी सा बड़ा सा गोल खंबा, एक चांदी का, चांदी चमकीली होती है और सफ़ेद होती है, तो बड़ा सा गोल खंबा, ये जो देख रहे हो आप, चांदी का गोल खंबा एकदम से लंबा जो दिख रहा है, ये पिलर, तो ये कोई पिलर है नहीं, ये पानी का पोखर है और इधर से सूर्य से, तो सूर्य अपनी रोशनी फेंक रहा है, तो सूर्य की रोशनी से क्या हो रहा है, ये पानी के ऊपर जो एकदम से फोकस गिर रहा है, जैसे हम टॉर्च का प्रकाश डालते हैं अंधेरे में या फिर किसी पानी पर, तो एकदम से वो लंबा खंबा का खंबा दिखता है, गोल गोल फोकस होता है। तो उसी तरह से सूर्य की जो एकदम प्रकाश है वो एक पानी में गिर रहा है सूर्योदय होते समय सवेरे के, तो एकदम से गोल खंबे जैसा लंबा दिखाई दे रहा है। आँख का चमकता, क्योंकि एकदम से वो पानी का रिफ्लेक्ट करता है, पर उसको एकदम से प्रतिबिंबित करता है, पानी एकदम से वापस रिफ्लेक्ट करता है। कांच पर जैसे फोकस मारते हैं तो वो वापस उसका एकदम प्रतिरूप चमकता है, उसी तरह से पानी वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो चमक रहा है। आँख का चमकता, और आपका आँखों को एकदम से चमकाता है कई पत्थर किनारे, और छोटे छोटे पत्थर भी किनारे बैठ वो पड़े हुए हैं, पी रहे हैं चुपचाप पानी, और वो पानी को पी रहे हैं चुपचाप, उस पानी को पी रहे हैं, उसमें डुबके ले रहे हैं। ऐसा है कि पत्थर एकदम से आंखों की रोशनी चुंधिया रही है उससे, और ऐसा लग रहा है जैसे वो किनारे पड़े हुए पत्थर है तो वो एकदम से घूंट घूंट पानी पी रहे हैं। प्यास जाने, और इनकी जाने लगता है कि कब प्यास बुझेगी, कब से पड़े पड़े पानी पिए ही जा रहे हैं और इनकी प्यास कभी बुझने वाली नहीं, इनको तृप्ति नहीं होने वाली।
क्योंकि ये प्रकृति के रूप में ये पत्थर हैं, ये प्यासे हैं। इनकी इस प्रकृति की अलौकिक लीला को या इस अमृत पान करते हुए ये मस्त हो रहे, इनकी प्यास कभी बुझने वाली नहीं है। तो इस तरह से इसका पत्ता है। एक चांदी का गोल खंभा किसे कहा है? सूर्य के प्रकाश को कहा है। और कई पत्थर किनारे पड़े हुए हैं, तो वो यूँ प्यासे लोग होते हैं। जिस तरह से मीठा रसपान किसी को कराओ, या प्यास की ऐसी प्यास है जो प्रकृति की कभी बुझने वाली नहीं। जैसे कवि केदारनाथ कहता है कि मैं जैसे पोखर के किनारे गया तो मुझे उस पोखर की और प्राकृतिक वातावरण की प्यास वो पीते ही जा रहा हूँ तो भी बुझ नहीं रही, उसकी पत्थर के समान हो। ये भी दोनों तीनों अर्थ है, ठीक है। तो ये दोनों तीनों अर्थ इसमें आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट इसका पद है चुप। चुप खड़ा बगुला एक। चुप खड़ा हुआ बगुला एक टांग पे खड़ा हुआ है। क्योंकि बगुला देख रहे हो आप, एक टांग पे। वो अक्सर बगुले की आदत होती है दो टांगों पे खड़ा नहीं होता है वो, क्योंकि एक टांग थक जाती है, कितनी देर घंटों खड़ा रहता है बगुला। बगुला भगत उनको कहते हैं जो मन में कपट होता है। ऊपर से तो सफेद कपड़े हैं, सफेद दिख रहा है, लेकिन मन इसका कुटिल है, कब मछली आए उसको खा लूँ। तो मन से जो मेले होते हैं उसके लिए बगुला शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे लोमड़ी के लिए चालाक, कौवे के लिए चतुर, उसी तरह बगुला भी एक पक्षियों में धूर्तता का प्रतीक होता है। जो बगुला भगत होते हैं जिस तरह से माला वाला फेरते हैं और मन में कुटिलता होती है, तो ये इसी तरह से एक ध्यान मुद्रा में चुपचाप आंखें बंद कर बैठा हुआ है। ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा ध्यान कर रहा है, लेकिन जैसे ही मछली आती है पैर में तो उसको खा जाता है। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में। एक टांग पे खड़ा हुआ है, जैसे एक टांग में योगी बाबा खड़ा हुआ। देखते ही मीन चंचल। देखते ही मीन का मतलब मछली। मीन मछली होते हैं, तो उसको जैसे मीन पैरों में घूमती है एकदम चंचल, यानी मछली आती है और चली जाती है, एकदम चंचल होती है, तो उसको देखते ही एकदम से झपट पड़ता है। ध्यान निद्रा त्यागता है, और ध्यान की जो निद्रा है वो एकदम त्याग देता है, क्योंकि वो इसी के ध्यान में डूबा हुआ, कब मछली आए, कब पास में एकदम से हरकत करे, और झपटा मार के उसको चट दबाकर चोंच में, चट यानी जल्दी से चोंच में दबा देता है और नीले गले में डालता है। उसका जो नीला नीला गला है उसमें डाल देता है, यानी जल्दी से मछली को देखते ही वह चट करके खा जाता है। ये पूरा प्राकृतिक वातावरण है, और ये कवि केदारनाथ अग्रवाल इस पानी के पोखर में, खेतों को, ये सब देख के, उनकी गतिविधियों को देख कर, प्राकृतिक हलचल को, पक्षियों को, पेड़ पौधों को, सूर्य को, ये सब देखकर बड़ा आह्लादित होते हैं, बड़े मस्त होते हैं, क्योंकि ये प्रकृति का वातावरण का पूरा मानवीकरण के साथ उसमें भावनात्मक संबंध भी उन्होंने जोड़ लिया है। तो ये आपको समझ में आ गया हो। बगुला किसके इंतजार में खड़ा है? कि मछली के इंतजार में खड़ा है। ध्यान निद्रा कब त्यागता है? मछली के आते ही वो ध्यान निद्रा त्याग देता है, और मछली को देखते ही वो क्या कर देता है? चट से मुंह में दबा लेता है। इसके प्रश्न बन जाते हैं। इसके आगे हमारा दूसरा जो पद होगा चंद्र। एक काले माथ वाली चिड़िया चतुर। ये देखते हो आप, काले काले माथे वाली ये चिड़िया होती है, छोटी छोटी सी चिड़िया। तो ये आप नदी के किनारे भी होते हैं, पोखर जो तालाब होता है उसके छोटी छोटी झीलें होते हैं, उसमें ये पक्षी अधिकतर दिखाई देता है। पानी के ऊपर एकदम बैलेंस बिठाकर ऊपर 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 एकदम उड़ता रहता है। थोड़ी थोड़ी देर यहीं कहीं एक ही जगह रहता है, और जैसे ही कोई मछली हल्की दिखती है तो एकदम से तुरंत जाता है, भड़क एकदम से छपाक दे के अंदर जाता है, और यहीं से पानी मछली को पकड़कर फिर उड़ जाता है। तो इस तरह से ये एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, एक काले माथे वाली, माथ यानी माथे वाली सिर वाली, चतुर यानी चालाक चिड़िया, श्वेत पंखों, श्वेत यानी उसके सफ़ेद सफ़ेद पंख, श्वेत यानी सफ़ेद, श्वेत पंखों के झपटे मार फौरन, झपाटा जल्दी से, फौरन यानी जल्दी से, इंग्लिश वर्ड, तो फौरन जल्दी से सफ़ेद पंखों वाली चिड़िया जाती है और क्या करती है? टूट पड़ती है, एकदम से छपाक से अंदर जाती है, भरे जल के हृदय पर। ये भरा हुआ जल है, इसके हृदय पर एकदम से ऊपर जाकर छपाक से छपाका मारती है। क्यों मारती है? एक उजली चटुल मछली, एक उजली सी, क्योंकि मछलियाँ कभी कभी पानी के गहरे तल पे तो तैरती है, कभी कभी पानी के ऊपर भी आती है, और थोड़ी थोड़ी वो उछल कूद करती है। उछल कूद करने की उनकी, पशु भी खेलते हैं आपस में, पक्षी भी खेलते हैं, जलचर भी खेलते हैं, तो वो एकदम से उछल कूद करती ऊपर आती है। उसी समय ये ताक लगाकर उड़ती हुई ऊपर चिड़िया की कब कोई मछली ऊपर आए, ऐसा इंतजार करती हुई ये मछली एकदम से देखती है उसको,
मछली को ऊपर एकदम पानी की सतह पर आते ही तो एकदम से वह झपट्टा मार के एकदम से छपाक से जाकर अंदर चोंच पीली में दबाकर उसकी पीली पीली जो चोंच है, उसकी पीली पीली जो चोंच है उसमें उसको दबा लेती है, इन्हें खाने के लिए आतुर होती है, दूर उड़ती गरगन और उसको लेकर आकाश में उड़ जाती है, आकाश में चली जाती है और उसको मुंह में खाकर अपना पेट भर लेती है। तो इस तरह से इसको वापस समझ लेंगे। एक काले माथे की चिड़िया चतुर है, चालाक है, उसके श्वेत पंख है, सफ़ेद पंख वाली है, झपाटे मारती है फौरन तुरंत से वो झपट्टा मार लेती है देखते ही। ये देख लो आप, ये छोटी सी चिड़िया है और ये ऊपर उड़ती उड़ती एकदम से बैलेंस बिठाती है, नीचे जाकर टूट पड़ती है भरे जल में। भरे जल में पानी का जो भरा हुआ है उसमें टूट पड़ती है। जैसी मछली देखी यहाँ पर तो उसको एकदम से आकर झपट्टा मार कर खाकर एक उजली चटुल मछली, उजली से चटुल चालाक मछली, चंचल मछली को देखती है, चोंच में पीली पीली इसकी चोंच है, उसमें दबाकर उड़ती है गगन में। गगन यानी आसमान में उड़ जाती है। गगन, आसमान, नभ, व्योम, अंबर, अंतरिक्ष इसके पर्यायवाची है। ठीक है, इसके आगे का जो पद है वो ये है, आप समझ लो इसको भी। और यहीं से और जो दिखता है कि कवि जिस स्थान पर बैठा है वो कैसी है, और यहीं से यानी खेत है, पेड़ है, इधर पीछे तो कई बीच में से उसकी ट्रेन की पटरी भी जा रही है, क्योंकि गांव है, गांव के बीच में से ट्रेन जाती है, कितने गांव से जंगलों में से होकर निकलती है। तो ऐसा घर है चंद्रगेना, ऐसा गांव है, उसके पास से रेल की पटरी गुजर रही है, उसकी खेत है, खेत में बीच में से किनारे होते हुई भूमि ऊंची है, उसकी कुछ भूमि का लेवल ऊंचा है, तो ऊंचा लेवल होने से वहाँ पे पटरी बिछा रखी। ऊंची भूमि है जहाँ से रेल की पटरी गई, ऐसी ऊंची भूमि है जहाँ से रेल की पटरी जा रही है, यानी वह रेल की पटरी बिछा रखी है। ट्रेन का टाइम नहीं है और अभी वहाँ पर ट्रेन का टाइम नहीं है। ट्रेन का जो टाइम होता है कितने बजे आना है, सुबह की, दिन की, शाम की है, क्योंकि कम ट्रेनें चलती होगी, ऐसा कोई ज़्यादा जंक्शन वाला रूट नहीं होगा, ज़्यादा ट्रेनें जाने वाला रूट नहीं होगा, तो कम समय अभी उसका ट्रेन का आने का टाइम नहीं है। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, मैं यहाँ पर स्वच्छंद हूँ, यानी स्वच्छंद का मतलब होता है कोई उसका रोकने टोकने वाला नहीं है। मैं यहाँ पे स्वतंत्र रूप से हूँ, मेरे कोई गतिरोध नहीं है, मेरे को कोई आज़ाद हूँ, मनमोजी हूँ, कोई अवरोध नहीं है, चिंता मुक्त हूँ, मैं स्वच्छंद हूँ। स्वतंत्र और स्वच्छंद में थोड़ा सा फर्क होता है कि स्वच्छंद में मतलब खुद अपनी इच्छा से कोई बिना रोक टोक या दबाव के जाना नहीं। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, मुझे कोई जाना नहीं है, मुझे कोई काम नहीं है, और मैं ट्रेन का समय भी नहीं है कि ट्रेन आने वाली है तो मैं ट्रेन की पटरी के आसपास आ रहा जा रहा हूँ, खेत को देख रहा हूँ, तो ऊंची भूमि है, यहाँ पर मैं आकर बैठ गया हूँ। तो ये सब कवि कहता है अपने भाव से कि वहाँ से ट्रेन की पटरी निकल रही है, ऊंची भूमि है और ट्रेन का समय भी आने का नहीं है। मैं यहाँ पे स्वच्छंद रूप से हूँ, मन का मालिक हूँ और मैं कहीं जाना नहीं चाहता हूँ। और ये कौन सी जगह है? चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी। चित्रकूट है, चित्रकूट नगर आप जानते ही हो उत्तर प्रदेश में, तो उसी जगह का पास में उत्तर प्रदेश की उसके इलाके का है चित्रकूट, यहाँ पे राम जी का घर है। तो चित्रकूट अनगढ़ चौड़ी, अनगढ़ यानी जो बिना गढ़ी हुई है, जो कोई ऐसे रास्ते बनाए नहीं, चौड़ी चौड़ी जो चोटियाँ हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, कम ऊंची पहाड़ियाँ, ऊंची एकदम से जो अपने राजस्थान की ऊंची ऊंची एकदम से शंकुआ कुमार एकदम से होती है, वैसी पहाड़ियाँ नहीं है, वो एकदम से चपटी चपटी, ऊंची कम है लेकिन पहाड़ियाँ हैं, थोड़ी ऊंचा लेवल है उनका। तो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ अनगढ़ है, जिनको बढ़ाया हुआ नहीं है, वो दूर दिशाओं तक फैली हुई है, दूर दूर एकदम से ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं और एकदम से उनका ऊंचाई भाग कम है और चौड़ी ज़्यादा है और वो दूर दिशाओं तक इन्हें ज़्यादा लंबी फैली हुई है। ऐसी ये चोटियाँ हैं और यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ और इस पूरी प्रकृति के वातावरण को देख रहा हूँ और उसको देखकर मस्त हो रहा हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह से ये इसका वर्णन है। इसके आगे हम पढ़ेंगे। बांझ भूमि पर, बांझ भूमि किसके कहते हैं? बांझ यानी जो धरती कुछ भी पैदा नहीं करने वाली, जैसे रूखी सूखी भूमि जहाँ पर झाड़ झंझार होते हैं, जहाँ पे खेती नहीं होती है, जहाँ पे किसान अपने बीज वगैरह नहीं डालते हैं, ऐसी
ये पड़ी हुई भूमि है, जैसे देख रहे हो आप, ऐसी बेकार की भूमि जहाँ पर झाड़ झंकार होते हैं और कुछ भी जहाँ पर पैदा नहीं होते। उधर इधर उधर रीवा के पेड़, ये रीवा के पेड़ है, कांटेदार पेड़ होते हैं, बबूल के जैसे छोटे छोटे होते हैं, जो ऐसे रीवा के पेड़ हैं, ये रीवा के पेड़। इधर उधर रीवा के पेड़, कांटेदार कुरूप खड़े हैं, कांटेदार है और कुरूप है, ज़्यादा सुंदरता नहीं है क्योंकि कांटे ज़्यादा और उनमें न तो फल लगते हैं न ज़्यादा हरे हैं। तो इधर उधर रीवा के पेड़, कांटेदार और कुरूप खड़े हैं, कांटेदार और कुरूप बन के खड़े हुए हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता और सुग्गे का स्वर, उस समय सुनाई पड़ता है, मीठा मीठा है ना, मीठे रस से भरा हुआ। सुग्गा कहते हैं तोते को, तोता पैरट को। तो सुग्गा तोता बोलता है, टें 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 आवाज़ आता है तो घूमते जाता है इधर उधर, तो वो ज़्यादा इधर उधर उड़ रहा है और इन पे बैठता है। तो उसी समय ये तोते की एक मीठा स्वर भी उसको सुनाई देता है, तोता उड़ता हुआ इधर उधर जा रहा है। तो ऐसे बांझ भूमि में जहाँ पे कोई भी खेती नहीं हो रही है, ऐसे ही पेड़ कांटेदार उगे हुए हैं, रीवा के पेड़ उगे हुए हैं, कांटेदार और कुरूप है, ज़्यादा सुंदर नहीं है, उनमें हरियाली भी नहीं है, फलदार भी नहीं है। और उसी समय केदारनाथ अग्रवाल जी को ये स्वर सुनाई देता है, टे 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 का, तोते का बोलते हुए टे टे बोलता रहता है तोता, सुग्गा यानी तोता। ये आपने समझ लिया, सुग्गा यानी तोता, टे टे उसका स्वर, मीठा उसकी ध्वनि, कांटे कुरूपदार पेड़ है, रीवा बांझ भूमि। सुन पड़ता है मनस्तिष्क हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर, टेरंटो टेरंटो सुन पड़ता है। और उसी समय ये पूरा प्राकृतिक वातावरण अलग अलग प्रकृति से भरे हुए नज़ारों में जहाँ जिधर देखता है, तो एक तरफ तो क्या दिखता है उसको, चना दिखता है, अलसी दिखती है, सरसों के खेत दिखते हैं, एक तरफ पोखर दिखता है, एक तरफ सूर्य का प्रकाश दिखता है और एक तरफ सूर्य के प्रकाश को खंभा जैसा दिखता है, एक तरफ पानी में बगुला खड़ा दिखता है, पानू के बगुले के खड़े हुए के ध्यान मुद्रा देखता है, और एक तरफ खेत में खेती नहीं हो रही, भूमि सुनसान पड़ी हुई, उधर कांटेदार पेड़ देखता है और एक तोता उड़ता देखता है तो उसका स्वर आता है। और इसी तरह से कवि को प्रकृति के वातावरण में अनेक रंगों से भरी हुई, अनेक पशु पक्षियों से भरी हुई देखता है, उसमें से देखता है वनस्थली, सुनी जो वनस्थली, सुनसान जो वनस्थली है ना, वन की जगह है, उसमें एक हृदय चीरता, दिल को चीरता हुआ एक आवाज़ आती है, धीरे धीरे से अलग अलग तरह की आवाज़, जिधर हमारा माइंड जाता है, जिधर हम किसी आवाज़ को, ध्वनि को कंसंट्रेट होकर सुनते हैं तो वो एकदम से हमारे को दिल को लगती है। हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर, उठता और गिरता है, वापस आता है वापस जाता है, क्योंकि सारस का स्वर जो होता है वो टें टो ऐसे बोलते रहते हैं, तो सारस पानी में डुबकी लेते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, तो उठता गिरता सारस का स्वर, सारस का जो स्वर है वो दूर तक एकदम से धीरे धीरे आता है और उसको सुनाई देता है, टेंटो ऐसे आवाज़ आती है। तो ये भी है इसकी बात। इसके आगे का जो अंतिम पद है वो भी पढ़ लेते हैं। मन होता है, कवि केदारनाथ का मन होता है कि उड़ जाऊं उन पक्षियों के, ये सारस के दो सारस बैठे हुए हैं, पानी का सूर्योदय का समय है और ये पानी है, पानी के किनारे ये प्रेम लाभ कर रहे हैं। तो मन होता है, कवि का इच्छा होती है कि मैं भी उड़ जाऊं इन सारस की तरह, पर फैलाए सारस के संग। ये सारस उड़ते जा रहे हैं, कुछ प्रेम की अटखेलियाँ कर रहे हैं, तो वहाँ जुगल जोड़ी रहती है, जुगल जोड़ी दोनों नर और मादा का जो युगल रूप होता है उसको जुगल जोड़ी कहते हैं। तो मेरे भी इच्छा होती है इन सारस को जोड़े के साथ में मैं भी पैर पंख फैलाए, पर फैलाए यानी पर यानी पंख फैलाकर मैं भी इनके साथ उड़ जाऊं हरे खेत में, हरे हरे खेत में, और सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं। कि कवि केदारनाथ की मर्जी होती कि मैं भी सारस बन जाऊं और इन प्रेमी युगल जो खेत के किनारे, पोखर के किनारे उड़ रहे हैं, तो उनके साथ बीच में जाकर मैं भी उनकी प्रेम कहानी सुन लूं, चुपके चुपके से मैं भी उनके प्रेम संबंध को सुनूं कि वो आपस में क्या बात कर रहे हैं। तो ऐसे कवि के पूरे मनोभाव हैं कि कवि का मन होता है मैं उड़ के जाऊं सारस की तरफ, सारस के पर है, सारस के पंख फिर फैला के मैं भी उड़ूं, और वो जुगल जोड़ी जो बैठी हुई है दोनों युगल
नर और मादा की जोड़ा सारस का, उनका बीच पे जाकर मैं भी बैठ जाऊँ, उनकी प्रेम कहानी को सुनूं चुप्पे चुप्पे ने चुपके चुपके से। ऐसे पूरे केदारनाथ के इनके भाव हैं मन के, और वो उड़कर पोखर में, खेतों में, नदी किनारे सब देखना चाहता है, और किस किस तरह से एक चिड़िया झपट्टा मार के मछली को खा रही है, बगुला कैसे टांग पर बैठा है। तो ये पूरा सब वर्णन है, ये सब आपने अच्छे से गांव के किनारे खेत का जो दृश्य है, और इसमें जो मानवीकरण किया गया है वो भी पद है, उसका भी आपको मैंने बता दिया। तो ये सब बताया है, इसको ध्यान से सुने। तो ये 7 जो क्वेश्चन है इसमें हरा ठींगना, कवि ने मानवीकरण कहाँ कहाँ किया, तो कवि ने मानवीकरण कहाँ कहाँ किया वो भी मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन आंसर बाद में देख लेते हैं, तो इसका भी आपको सब समझ में आ गया। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी इसके साथ ही समझ लो, जो मैं बोल के समझा देता हूँ, और फिर आप लिख लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस विजन में अधिक है पंक्तियों में नगरीय संस्कृति के प्रति कवि का क्या आक्रोश है। तो उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने नगरीय संस्कृति को व्यावसायिकता का बताया, स्वार्थ से भरा हुआ बताया। उनके अनुसार नगर के लोग व्यापार को महत्व देते हैं, देने लेने की भाषा समझते हैं। व्यापारिक मनोवृत्ति वाले व्यक्ति हर वस्तु को लाभ हानि की तुला में देखते हैं, तराजू में तोलते हैं। वे प्रेम और सौंदर्य से बहुत दूर हैं, वे प्रकृति से भी कटे हुए हैं। कवि इसे नगरीय संस्कृति का दुर्भाग्य कहता है, कि नगर के लोग का ये दुर्भाग्य कि वो प्रेम से भरे हुए नहीं है और लेन देन की भाषा या स्वार्थ से भरे हुए थे। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सरसों को सयानी कहकर कवि का क्या कहना चाहता है। तो सरसों को सयानी कहकर कवि यह कहना चाहता है कि अब उसकी फसल पककर तैयार हो चुकी है, पीले पीले फूल आ गए, यानी उसका पूरा विकास हो गया है, वह युवा अवस्था को प्राप्त हो गई। सयानी का मतलब समझदार या युवा अवस्था को प्राप्त होना, विकास पूरा हो जाना। तीसरा क्वेश्चन है, अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। अलसी अल्हड़ नायिका है, अलसी यानी हटीली बोला है ना उसको, तो उसकी कमर लचीली है, देह पतली है, स्वभाव से हटीली है, उसने अपने शीश पर नीले फूल धारण कर रखे हैं, मानो वो अपने प्रेम का खुला निमंत्रण दे रही है। जो भी उसको छुएगा, उसके फूलों को छुएगा, उसको अपना लेगी। तो ये अलसी के मनोभाव ये थे, मैंने पहले भी बताया, ये वापस बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, अलसी के लिए हटीली विशेषण शब्द का क्यों प्रयोग किया गया है। हटीली का मतलब हठपूर्वक, हटीली का मतलब ये होता है जब किसी अपने मित्र का कोई प्रोग्राम कार्यक्रम होता है तो हठपूर्वक चले जाते हैं, नहीं मेरे दोस्त का काम। उसी तरह से वो खेत में भी हठपूर्वक आके खड़ी हो गई। बीज तो चने के वो हैं और बीच में ही अलसी आकर खड़ी हो गई, इसलिए हटीली बोला है। अलसी के लिए हटीली विशेषण का प्रयोग 2 कारणों से किया है। एक तो वह अपनी देह के कारण बार बार झूमती है, झुकती है, फिर खड़ी हो जाती है, तो हटीली है। और वह चने के खेत में हठपूर्वक अपने आप उग गई, उसको किसी ने उगाया नहीं है, अपने आप उग गई। कितने बीज ऐसे होते हैं उड़ते हुए आते हैं और उग जाते हैं, तो हटीली इसलिए हठपूर्वक उग गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, चांदी का बड़ा सा गोल खंभा में कवि ने किस सूक्ष्म कल्पना का आभास मिलता है। तो चांदी का गोल खंभा अभी मैंने समझाया आपको, पोखर के या जलाशय के या तालाब के जल में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे पानी के नीचे चांदी का गोल खंभा खड़ा है। रंग, चमक और रूप की समानता के कारण उस कल्पना में कवि ने सूक्ष्म ज्ञान का आभास हो रहा है कि वह चांदी के खंबे के समान लग रहा है। सूर्य की रोशनी पानी में पड़ने पर चांदी के खंबे के समान दिखाई दे रही, यूं भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 6, कविता के आधार पर हरे चने का सौंदर्य अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। हरा चना आकार में ठींगना है, उत्तर इसका होगा। वह सिरे पर गुलाबी रंग का फूल उगाए हैं, वो फूल ऐसे लग रहा है जैसे सिर पर गुलाबी पगड़ी बांध रखी है। इस प्रकार आज वह दूल्हे के रूप में सजकर तैयार खड़ा है और वह स्वयंवर का एक वर के रूप में बताया गया है। तो ये उसको ये 6 क्वेश्चन का आंसर देना। कवि ने प्रकृति के मानवीकरण कहाँ कहाँ किया है। तो मानवीकरण, हरा ठींगना चढ़ा खड़ा है, मारे बांधे मुरठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है, एक पद ये है। दूसरा है, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली, देह की पतली, कमर की है लचीली, इसमें किया है। और सरसों की न पूछो हो गई उसमें सयानी, ये भी मानवीकरण किया है। फाग गाता मासूम मास फागुन, इसमें भी किया है। कई पत्थर किनारे पी रहे हैं चुपचाप पानी,
इसमें भी किया गया मानवीकरण अलंकार। तो इसमें इन सभी पदों में मानवीकरण अलंकार है। कविता में उन पंक्तियों को, क्वेश्चन लास्ट है 8th, कविता की उन पंक्तियों को ढूंढिए जिसमें निम्नलिखित भाव व्यंजित हो रहा है। चारों तरफ सूखी जमीन, उजाड़ जमीन, लेकिन वहाँ भी तोते मधुर स्वर में स्पंदित कर गई। तो ये मैंने बताया था चित्रकूट की चित्रकूट की अंकड़पौड़ियाँ कम ऊंची दूर दिशाओं तक फैली हुई है और कांटेदार कुरूप खड़ा हुआ है। ये कांटेदार कुरूप खड़ा है, तो कांटेदार कुरूप खड़ा है, सुनसान मीठा रस टपकाता, सुगे का रस टें 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 टें, यहाँ तक ये सब सुनसान जंगल को बताया है। रीवा के कांटे के पेड़ ये सब ठीक है। ये इसका 8th का एशन है। और 9th का रचना और अभिव्यक्ति करना है आपको। सरसों और सरसों ने पूछो, पंक्तिमान खास अंदाज में कहा गया। हम इस प्रकार की शैली का प्रयोग कब और कहाँ करते हैं? तो इस प्रकार की शैली का प्रयोग आश्चर्य, निंदा या आंतरिक भाव को अति दिखाने के लिए किया जाता है, क्योंकि प्राय हम किसी भाव में इतने अधिक अभिभूत हो जाते हैं, कई शब्द उस भाव को व्यक्त नहीं कर पाते। तो हम लाचारी में यह कहते थे उसकी बात ही मत पूछो। जब हम किसी बात को कहते हैं अरे यार मेरा वो तो दोस्त, उसकी बात ही मत पूछो, जब लाजवाब है, कोई ज़्यादा उसके लिए शब्द नहीं इकट्ठे होते, तो ये तो सरसों की बात ही न पूछो, इसके समय ये बात कही गई। काले माथे और सफ़ेद पंखों वाली चिड़िया आपकी दृष्टि में किस प्रकार अभिव्यक्त कर रही प्रतीक है? काले माथे और सफ़ेद पंखों वाली चिड़िया किसी महाधूर्त, महास्वार्थी, आक्रामक, क्रोधी व्यक्तित्व की प्रतीक होती है, क्योंकि वह पैनी दृष्टि से शिकार की दृष्टि रखती है, ऊपर उड़ती है और एकदम से झपट्टा मारते ही अपना काम कर जाती है। अपने मुंह में मीन मछली को पकड़ कर ले जाती है। तो ये सफ़ेद वाली चिड़िया को इसका महाधूर्त और स्वार्थी और आक्रामक या उसको इसके लिए बताया गया है। ये आपके क्वेश्चन आंसर थे। ये आपको इसी में से पढ़कर कर लेना और शब्दार्थ कर लेना, और इसके पदों की जो इम्पोर्टेंट पद हैं उनकी व्याख्या कर देना। इम्पोर्टेंट पद PDF में डाल दूंगा, व्याख्या आपको ये करना वो बोल दूंगा। मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया। उसकी व्याख्या के पद आपको स्वयं को करना है।